प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में अर्थात 4,438 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप भी ऑनलाइन आवेदन करके इस प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में भारत के विभिन्न राज्यों के युवा शामिल होते हैं और सफल भी होते हैं। जानकारी के अभाव में मध्य प्रदेश के युवा अन्य राज्यों की वैकेंसी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यदि आपका लक्ष्य पुलिस विभाग में कार्य करना है तो फिर क्या मध्य प्रदेश और क्या राजस्थान या फिर क्या भारत देश का कोई भी राज्य, जहां अवसर मिले वहीं अपनी प्रतिभा का परिचय दीजिए और सफल होकर देश सेवा कीजिए। आप करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। अब मैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे दर्शकों को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी। आइए हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस में निकली कांस्टेबल भर्ती की विज्ञप्ति या वैकेंसी की। 4,438 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यह संख्या बहुत ज़्यादा है और एक अच्छे अवसर के तौर पर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले हम इस बात को स्पष्ट कर लें कि क्या मध्य प्रदेश के युवक युवतियाँ राजस्थान की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और सफल होने के बाद क्या उन्हें नियुक्ति मिलेगी? तो इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। आगे और नोटिफिकेशन के माध्यम से खुलासा करेंगे। किसी भी राज्य का युवा राजस्थान की इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है और अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा के बल पर चयनित होकर कार्य कर सकता है। यह जो वैकेंसी निकली है इसमें कई प्रकार के कांस्टेबल्स के पदों पर नियुक्ति हो रही है, जैसे कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड व पुलिस दूरसंचार। इन 4 प्रकार के कांस्टेबल्स के कुल 4,438 पद हैं और इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2021 से ही शुरू हो चुकी है और अभी हमारे पास समय है। आवेदन की अंतिम तारीख 3 दिसंबर 2021 है। एक बार पुनः सुन लीजिए, 3 दिसंबर 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप मन बना लीजिए और यथासंभव शीघ्र फॉर्म भर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में जानने के लिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे लिए जाएंगे। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। यदि आपके पास SSO ID नहीं है तो sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID आप बना सकते हैं। यह ID बना लेने के उपरांत आप आवेदन कर सकेंगे। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही है तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर 2 मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है? तो आप स्वयं अपने स्तर पर भी आवेदन कर सकते हैं या फिर किसी एजेंसी जैसे साइबर कैफ़े आदि के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट है राजस्थान की, आप देख पा रहे हैं, उसे नोट कर लीजिए और उस पर जाकर आप आवेदन कर सकेंगे। इस तरह से आवेदन करना है। ध्यान रखिए कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। हाथ से भरे गए आवेदन पत्र या हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल आवेदन पत्र भर देने से काम नहीं होगा, उसके लिए जो निर्धारित परीक्षा शुल्क है वह भी हमें जमा करना होगा। उसके उपरांत ही आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा और जैसे ही आप शुल्क जमा करेंगे तो आपने जो अपना ईमेल ID और मोबाइल दिया है उस पर आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी
कि आपका आवेदन पत्र जमा हो गया है। परीक्षा शुल्क कितना लगेगा आप जानना चाहते हैं तो परीक्षा शुल्क के बारे में आप देख पा रहे हैं कि दो तरह की व्यवस्था है। जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, राजस्थान के क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी या एमबीसी वर्ग के आवेदकों के लिए 500 रुपया शुल्क लगेगा। दूसरे श्रेणी में रखे गए हैं आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए शुल्क रखा गया है 400 रुपया। ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे कि ये केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए ही यह छूट प्राप्त है। आप इसमें देख पा रहे होंगे बिंदु क्रमांक 2 जो नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है, अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को शुल्क 500 रुपया देय होगा। जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं और यहाँ पर SC ST कैटेगरी में आते हैं, वो याद रखिए कि अन्य राज्य में आरक्षित नहीं माने जाते हैं। अन्य राज्य में उन्हें अनारक्षित कैंडिडेट की तरह ही माना जाता है और इसलिए अनारक्षित कैंडिडेट के लिए देय 500 रुपया ही भुगतान करना होगा। इस पॉइंट से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान की इस भर्ती में अन्य राज्यों के युवा भी सम्मिलित हो सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि जो वैकेंसी निकली है उसमें किस तरह के पदों की व्यवस्था है। तो कुल वैकेंसी है 4438 और 4438 ये वैकेंसी 4 प्रकार के पुलिस कांस्टेबल्स में विभाजित है और प्रत्येक प्रकार के पुलिस कांस्टेबल को सामान्यतः 2 भागों में आप देख पा रहे हैं बटा हुआ। कांस्टेबल जनरल की संख्या अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको दिख रहा है नॉन TSP, उसकी संख्या है 3536 और TSP उसकी संख्या है 625। ये क्या होता है हम आगे आपको समझाएंगे। कांस्टेबल ड्राइवर में नॉन TSP 68 हैं और TSP 32 हैं। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में केवल नॉन TSP है, यह 154 पद हैं और कांस्टेबल बैंड में केवल TSP है 23। ये TSP और नॉन TSP क्या होता है, चलिए इसको भी अपन समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपको स्पष्टतः लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति के लिए। तो क्या होता है TSP का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल सब प्लान एरिया। ट्राइबल सब प्लान एरिया के जो पद होते हैं ना, उन पदों के लिए अनुसूचित जनजाति के 45% युवाओं हेतु आरक्षण होता है, अनुसूचित जाति के लिए 5% पद आरक्षित रहते हैं और शेष 50% अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहते हैं। बहुत स्वाभाविक है कि स्थानीय अभ्यर्थियों में राजस्थान के ही युवा आएंगे। तो फिर हमारी स्थिति क्या बनेगी अगर हम अन्य राज्य के हैं। तो आइए एक बार पुनः हम इस लिस्ट को देखते हैं। आप देखिए इसमें कि जो कांस्टेबल जनरल वाला है उसमें नॉन TSP के बहुत सारे पद हैं 1814। इसी तरह से अगर अपन दूसरी जगह भी देखें तो नॉन TSP के 32 और नॉन TSP के 73, यानी लगभग 2000 पद ऐसे हैं जिनके लिए आप फाइट कर सकते हैं उन पदों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो TSP वाले पद हैं वो वहीं के अनुसूचित जनजाति, जाति और स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राप्त होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब इस लिहाज से देखें तो पदों की संख्या थोड़ी कम हो गई है अन्य राज्य के कैंडिडेट्स के लिए। तो क्या करें, तो आप निराश होने की अपेक्षा अपने परिश्रम को बढ़ाइए और आगे जो चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक प्रवीणता परीक्षण है उसके लिए अपने आप को बेहतरीन ढंग से तैयार कीजिए ताकि आप मेरिट में आगे आ सकें। और आगे इस वैकेंसी को अपन समझें तो देख लीजिए, इसमें लिखा है कि राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग MBC वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान की वैकेंसी के संबंध में सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो उसी तरह से आपको अपने आप को तैयार करना है ताकि आप
वहाँ पर प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बना सकें। स्पष्ट हो गई यह बात। अब अपन देखते हैं कि इसमें वेतन कितना मिलेगा। यदि आप चयनित हो जाते हैं तो शुरू के जो 2 वर्ष हैं वो परिवीक्षा का समय माना जाता है। परिवीक्षा के समय में आपके कार्य पर, आपकी गतिविधियों पर निगाहें रखी जाती है। यदि आपने ठीक से 2 वर्ष पूरे कर लिए तो आप आगे चलकर रेगुलर हो जाते हैं। तो इस 2 वर्ष की कालावधि में ना कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता है जब तक परिवीक्षा क्लियर नहीं होती। तो इस दौरान आपको 14,600 रुपया मासिक नियत पारिश्रमिक फिक्स्ड रिम्यूनरेशन देय होगा। और जैसे ही आप 2 वर्ष की अवधि पूरी कर लेते हैं तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला का आपको वेतन मिलेगा, जो इसकी तुलना में बहुत अधिक होगा। तो शुरुआती 2 वर्ष आपको अपेक्षाकृत कम वेतन से काम चलाना होगा। और आगे अगर अपन बढ़ें तो देखते हैं कि भर्ती हेतु क्या पात्रता चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कितनी चाहिए, शारीरिक मापतोल की क्या व्यवस्था है। इन सब बिंदुओं को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहली बात है कि अभ्यर्थी या तो भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ नेपाल या भूटान के प्रजाजन या नागरिक को भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया है। जब नेपाल या भूटान के युवा इसमें भाग ले सकते हैं तो भारत के अन्य राज्यों के युवा के लिए तो यह भर्ती खुली हुई है ही। दूसरी आपकी योग्यता क्या चाहिए कि आपको देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना आवश्यक है। चूँकि आपकी नियुक्ति राजस्थान में लगेगी, राजस्थान के तीज त्यौहार आदि के समय जब आप ड्यूटी देंगे तो आप वहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन भी कर सकें, सामाजिक सौहार्द भी बना रहे और सांस्कृतिक उन्नयन में भी योगदान दे सकें। हमारे ही देश का राज्य है, बहुत सारी राजस्थान की बातों से हम भली भांति परिचित हैं और कुछ बातें राजस्थान सामान्य ज्ञान पढ़ते हुए हम समझ जाएंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो चलिए अपन देखते हैं कि कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार, चालक और बैंड, इनके लिए यहाँ पर जो बताया गया है योग्यता वो देख लेते हैं। कि जिला पुलिस के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी, जिसको हम 12वीं कक्षा कहते हैं, या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 12वीं हायर सेकेंडरी आप उत्तीर्ण होना चाहिए। RAC MBC बटालियन, जिसमें पुलिस कांस्टेबल बैंड भी सम्मिलित है, उसके लिए आपसे केवल 10वीं या हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण डिग्री ही मांगी गई है। इतनी ही शैक्षणिक योग्यता से आप इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। हाँ, अगर आप पुलिस दूरसंचार वाले कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित या फिर कंप्यूटर, गणित या कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। पुलिस दूरसंचार में गणित, कंप्यूटर, भौतिक, इनकी पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है। गणित और कंप्यूटर में से किसी एक विषय की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी जितने भी पद हैं उसमें 12वीं आर्ट्स, 12वीं कॉमर्स, 12वीं साइंस, 12वीं मैथ्स, 12वीं होम साइंस, किसी से भी पढ़े हुए बच्चे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ड्राइवर पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होना चाहिए? ये तो लाइट मोटर व्हीकल वाला हो या ऑब्लिक का निशान लगा होना इस बात को दर्शाता है कि दोनों में से एक, तो या तो लाइट मोटर व्हीकल या फिर हेवी मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस होना चाहिए। और यह लाइसेंस आपकी यह विज्ञप्ति जारी होने के 1 वर्ष पहले, कम से कम 1 वर्ष पहले बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम लाइसेंस बना लें और अभी ही परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा, जो बच्चे अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं या फिर बैंड वाले पुलिस आरक्षक के लिए 10वीं में पढ़ रहे हैं और अभी 12वीं या 10वीं उत्तीर्ण नहीं की, तो क्या वो भी परीक्षा में बैठ सकते हैं? जी हाँ, अगर आप अर्हतादायी परीक्षा में अभी सम्मिलित होने वाले हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपका लिखित परीक्षा का परिणाम आ जाएगा और आपकी शारीरिक मापतोल वगैरह वाली व्यवस्था होने वाली होगी, तब तक आपको 12वीं या 10वीं जैसी भी आवश्यकता होगी उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेना होगा।
यदि उस समय तक आपकी परीक्षा नहीं आई या रिज़ल्ट नहीं आया तो ऐसी स्थिति में आपका लिखित परीक्षा में सफल होना निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मूल प्रमाण पत्र या अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी जब आपका शारीरिक मापतोल होगा तब। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में अपन देखते हैं कि अलग अलग आवेदकों के लिए क्या क्या बात कही गई है। सबसे पहले तो आयु सीमा की गणना आपकी 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। यदि आप सामान्य वर्ग में हैं, चूँकि मध्य प्रदेश के सभी युवा सामान्य वर्ग में ही काउंट होंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो पुरुष या महिला कोई भी कैंडिडेट है तो उनका जन्म 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। यानी 1 जनवरी 2004 के पहले उनका जन्म होना चाहिए। और अधिकतम आयु कितनी होगी, तो अधिकतम आयु पुरुष कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि वो 2 जनवरी 98 से पहले नहीं जन्मा हो। यानी सामान्य वर्ग का पुरुष कैंडिडेट अगर है तो उसका जन्म 2 जनवरी 1998 से लगाकर 1 जनवरी 2004 तक होना चाहिए, इसके बीच की किसी तारीख में। और महिला कैंडिडेट है तो उसका जन्म 2 जनवरी 93 से 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। अगली अगर अपन देखें आयु के संबंध की व्यवस्था, तो EWS या SC ST BC MBC सहरिया जनजाति वर्ग के अगर कैंडिडेट हैं और वो पुरुष हैं तो 2 जनवरी 93 से लगाकर 1 जनवरी 2004 के बीच में, और महिला है तो 2 जनवरी 88 से 1 जनवरी 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आशार्थियों और कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृत पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों के आश्रित हैं तो उनकी क्या स्थिति है पुरुष कैंडिडेट के संदर्भ में। 2 जनवरी 95 से 1 जनवरी 2004 के बीच के जन्मे हों, और महिला कैंडिडेट है तो 2 जनवरी 90 से लगाकर 1 जनवरी 2004 के बीच में उनका जन्म हुआ हो। यदि भूतपूर्व सैनिक कैंडिडेट हैं तो उन्हें कुछ ज़्यादा छूट दे दी गई हैं। पुरुष और महिला दोनों प्रकार के कैंडिडेट के संदर्भ में उनका जन्म 2 जनवरी 1979 से लगाकर 1 जनवरी 2004 के दौरान हुआ हो तो वे आवेदन करने के पात्र होंगे। इस तरह से ये आयु की व्यवस्था थी। आपके ऊपर पहला वाला प्रावधान लागू होगा मध्य प्रदेश के युवाओं के ऊपर, यानी लड़कों के लिए 2 जनवरी 98 से 1 जनवरी 2004 के बीच, और लड़कियों के लिए 2 जनवरी 93 से 1 जनवरी 2004 के बीच में जन्म हुआ होना चाहिए। कांस्टेबल चालक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के युवा विद्यार्थी हैं उनकी बात अपन कर लेते हैं। बाकी के लिए स्क्रीन पर आपको स्लाइड दिख रही है। मध्य प्रदेश के जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो 2 जनवरी 95 से लगाकर 1 जनवरी 2004 के बीच में, और महिला कैंडिडेट 2 जनवरी 90 से 1 जनवरी 2004 के बीच के जन्मे हुए हो सकते हैं। स्पष्ट है कि लड़कियों को 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट राजस्थान में भी प्राप्त है। शारीरिक मापदंड तय किया गया है क्या इसके लिए? जी हाँ, लंबाई वगैरह इसमें सुनिश्चित की गई है। तो पुरुष कैंडिडेट की अगर अपन बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। पुरुष वर्ग में न्यूनतम सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़कर 86 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। यदि हम वजन की बात करें कि न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, तो पुरुष कैंडिडेट के लिए न्यूनतम वजन की कोई सीमा तय नहीं की गई। महिला कैंडिडेट की अगर अपन बात करें शारीरिक मापदंडों के संदर्भ में, तो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए उनकी 152 सेंटीमीटर, और न्यूनतम वजन, ध्यान दीजिए, लड़कियों का वजन प्राय कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ राजस्थान पुलिस में भर्ती होना है अगर आपको, तो आपका न्यूनतम वजन होना चाहिए 47.5 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम लड़कियों का कम से कम वजन होना ही चाहिए। अभी देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं कि सामान्य क्षेत्र के लिए जो शारीरिक मापदंड ऊपर उल्लिखित है उसमें अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी की बात होती है तो उन्हें ऊंचाई और सीने दोनों में 5 सेंटीमीटर की छूट होगी। स्वाभाविक है कि यह लाभ राजस्थान के युवाओं को ही मिलेगा। राजस्थान के SC ST के जो कैंडिडेट हैं
उनकी ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से सीना बिना फुलाए 76 और फुलाने पर 81 होना चाहिए। समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, चाहे वह बालिका राजस्थान की हो या मध्य प्रदेश की हो। ये शारीरिक मापदंड की बात हुई। चिकित्सकीय मापदंड में अपेक्षा की गई है कि आंखें ठीक हो, दृष्टि दोष नहीं हो, न्यूनतम निकट दृष्टि N6 हो जिसको बेहतर आंख कहा गया है, और N9 बदतर आंख इसके बीच में होनी चाहिए। आप इस संदर्भ में अपने आप को आश्वस्त करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं यदि आपको चश्मा वगैरह लगता है तो। और अगर आपको एक सामान्य तरीका भी होता है कि आप अपनी पहले सीधी आंख पर हथेली रखिए और उल्टी आंख से आप सामने लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर छोटे बड़े अक्षर सब पढ़ने में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से दूसरी आंख को भी छिपाकर और आप अन्य आंख से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दोनों आंखों से छोटे बड़े अक्षर ठीक ठाक पढ़ने में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको कोई दृष्टि दोष नहीं है। इसके साथ ही इसमें यह भी माना है कि मानसिक रूप से जागरूक होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, कोई शारीरिक विकार या दोष नहीं होना चाहिए, मानसिक रुग्णता नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नौकनी, नसें फूली हुई होना, भेंगापन, रतौंधी, आँखों में भेंगापन, रंग दृष्टि दोष जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, हकला कर बोलना, पैर समतल होना या हर्निया जैसी कोई सर्जिकल प्रॉब्लम होना या फिर कोई और विकृति हो या ऐसा अंग भंग हो जो कर्तव्य पालन में बाधक हो, नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह अपात्र होगा। ध्यान रखिए घुटने आपस में टकराते ना हो और साथ ही साथ आप अपने पैरों को ज़मीन पर टिका कर देख लें। पैर समतल नहीं होना चाहिए, उसके बीच गैप होना चाहिए। यह बात आप देख लीजिए। आश्वस्ति के लिए आप किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी से संपर्क करके आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि हमारी यह समस्या तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि भर्ती हेतु चयन किस प्रकार होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें। तो चयन हेतु प्रक्रिया के आप देख पा रहे हैं कि लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, कुछ वर्ग के कांस्टेबल्स के लिए दक्षता परीक्षा होगी और विशेष योग्यता के अंकों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। यानी आपको लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि से गुजरना होगा और अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है उसके कुछ अंक मिलेंगे। अपन समझ लेते हैं इसको। लिखित परीक्षा किन्हें किन्हें देना होगा? कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार और कांस्टेबल चालक, इन्हें लिखित परीक्षा देना होगा। 150 अंकों की परीक्षा होगी। कांस्टेबल बैंड के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, ध्यान रखिए। अगर आप बैंड आदि में मास्टर हैं और आपके लिए पद इसमें है सामान्य वर्ग के लिए, तो आप देख लीजिए कि आपको बिना लिखित परीक्षा दिए ही मौका मिलेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अंक है यहाँ पर 30 अंक कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार में है, कांस्टेबल चालक में 20 है और बैंड में 20 है। कई राज्यों में शारीरिक प्रवीणता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके कोई अंक नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए अंक भी है। दक्षता परीक्षा कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार के लिए लागू नहीं होगी, लेकिन ड्राइवर को के लिए जो आवेदन कर रहा है उसकी ड्राइविंग की दक्षता होनी चाहिए, अतः उसके लिए दक्षता परीक्षा होगी 30 अंकों की। बैंड में भी आपको बैंड बजाने में कुशल होना चाहिए, उसके लिए भी 30 अंक की परीक्षा होगी। विशेष योग्यता अगर आपके पास है, जैसे एनसीसी के आपके पास सर्टिफिकेट हैं, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में कोई डिप्लोमा या उपाधि है, तो ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर अधिकतम 20 अंक आपको मिल सकते हैं। कुल परीक्षा के अंक कितने हो गए सभी प्रकार की परीक्षाओं के? कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए 200, कांस्टेबल चालक के लिए भी 200 और साथ ही साथ में बैंड के लिए 50 अंक की ही यह परीक्षा होगी। तो आप इसमें से अधिकतम अंक आप लाते हैं तो प्रावीण्य सूची में आपको अच्छा स्थान मिलेगा और आपका चयन होगा। आइए लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा। इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। परीक्षा के लिए आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का होगा। क्या माइनस मार्किंग भी है? जी हाँ, बिल्कुल।
गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जाएगा। अब जाहिर है कि एक प्रश्न के लिए 1 अंक है, तो आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 अंक कट जाएगा। अगर 4 प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। परीक्षा कैसे होगी? ऑफलाइन होगी ये परीक्षा, ध्यान रखिएगा। OMR शीट पर आधारित ये परीक्षा होगी। OMR शीट से आपको परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। गोले भरकर आप अपने उत्तर अंकित करेंगे। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो 150 अंकों के लिए परीक्षा होगी, इसका सिलेबस क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप विशेष करके ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में सारी बातें आपको बता दी जाए, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इसको सुनेंगे तो अच्छे से सब बातें क्लियर हो सकेगी। अब इसमें देखिए कि विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसके लिए 60 प्रश्न होंगे और 60 अंक इसके लिए आएंगे। रीजनिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। कंप्यूटर से आजकल बहुत कार्य होते हैं और अधिकांश युवा कंप्यूटर से अवेयर भी होते हैं, तो कोई बहुत कठिन बात नहीं है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर कुल 35 प्रश्न होंगे, उनके अंक 35 होंगे। सामान्य ज्ञान में आप देख रहे हैं आगे सामाजिक विज्ञान भी लिख दिया है, तो इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल ये सब आ जाएंगे। करंट इवेंट्स आ जाएगी। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों, नियमों आदि की जानकारी से संबंधित प्रश्न होंगे। वेबसाइट पर यह जानकारी उपलब्ध भी कराई जाएगी। तो 10 प्रश्न होंगे और 10 अंकों के लिए होंगे। इसके अलावा अब ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा आ रहा है, थोड़ा सा आपको अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। अगर आप राजस्थान की परीक्षा में बैठेंगे, बार बार निकलती रहती है, तो जिस तरह से आप MP GK पर काम करते हैं, वैसे ही अगर आप 1 महीना राजस्थान के GK पर काम करेंगे तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, वहाँ की कला, भूगोल, राजनीति एवं वहाँ की आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित हो जाएंगे। एक बार का परिश्रम आपको हर वैकेंसी में काम आएगा। 45 प्रश्न होंगे 45 अंकों के लिए। इस तरह से 150 अंकों की यह स्पष्ट योजना दी है। क्या 150 अंकों में से कुछ न्यूनतम अंक लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग? जी हाँ, देखिए आगे लिखा हुआ है कि इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक तो लाना ही पड़ेगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 36% न्यूनतम अंक लाना ही होगा। अगर इतने अंक नहीं आते हैं तो वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, चाहे पद खाली रह जाए, लेकिन न्यूनतम अंक न लाने पर हमें आगे के चरण के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक लागू नहीं होती है। ये राजस्थान के युवाओं को कुछ लाभ इसमें मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 150 का, संबंधित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5% की कमी मिलेगी। यानी कि वे अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 35% और अगर वे आरक्षित वर्ग के हैं तो 31% उनको न्यूनतम अंक लाना होगा। आगे बढ़ते हैं, अपन शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करते हैं। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा? देखिए, अभी लिखित परीक्षा में कुल विज्ञप्ति का 5 गुना सफल घोषित किया जाएगा। तो अभी आपको पता ही है कि कुल विज्ञप्ति कितनी है। अपन एक बार और इस पर बात कर लेते हैं। 4438 कुल पद हैं। अगर हम इसमें 5 का गुणा करें तो 5 × 20,000, 22,000 और इसके बाद 190, तो लगभग 22,000 विद्यार्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और 22,000 विद्यार्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद कहाँ पर पहुँचेंगे? शारीरिक प्रवीणता परीक्षण के लिए पहुँचेंगे। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा, तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता होगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी आप देखिए। इसमें राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता या दक्षता परीक्षा में केवल एक ही इवेंट रखी गई है।
हमारे यहाँ पर एक से अधिक इवेंट रखी जाती है, दौड़ भी होती है, गोला फेंक भी होता है, लंबी कूद भी होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केवल दौड़ रखी गई है। दौड़ के लिए यहाँ पर ज़बरदस्त दूरी तय की गई है, 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, जबकि हमारे मध्य प्रदेश में 800 मीटर की दौड़ की ही व्यवस्था होती है। अब 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए समय कितना दिया जाएगा? कांस्टेबल सामान्य या पुलिस दूरसंचार के लिए जो कैंडिडेट होंगे, उसमें जो पुरुष कैंडिडेट हैं उन्हें 25 मिनट में, महिला कैंडिडेट को 35 मिनट में, भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट में, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 30 मिनट में दौड़ना होगा। जब वे 30 मिनट में दौड़ जाएंगे तो इसके लिए 30 अंक मिलेंगे, यानी जो भी 25 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट अवधि है, अगर आप इतनी अवधि में दौड़ जाते हैं तो आपको सीधे सीधे 30 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में दौड़ेंगे तो इतना, 20 मिनट में दौड़ेंगे, बस आप अधिकतम जो उसमें समय सीमा तय की गई है ना, उस तक जाकर आप अपना दौड़ का कार्य पूरा कर लीजिए। कांस्टेबल चालक या कांस्टेबल बैंड के लिए जहाँ तक बात है तो समय सीमा उतनी ही है, लेकिन अंक उसके लिए 20 रखे गए हैं। देख लीजिए, इसमें लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप एक अवसर में सफल हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप इसको लेकर बाद में कोई अपील दायर करते हैं, पुनः कहते हैं कि मैं एक बार और दौड़ना चाहता हूँ, दुर्भाग्य से आप बीच में गिर गए, चक्कर आ गए या अस्वस्थ हो गए, ठोकर लग गई, ऐसी स्थिति में आपको दौड़ का दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है। विद्यार्थी साथियों, अंतिम सफलता प्राप्त करने के पहले कई तरह के समीकरण होते हैं। धैर्य रखते हुए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त होकर ही हम अंतिम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जटिल प्रतिस्पर्धा के दौर से आपकी पीढ़ी गुजर रही है और ऐसे में आप अपने आप को बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार करेंगे, तभी हम सफलता के अपने स्वप्न को वास्तविक रूप दे सकेंगे। अगर आप दोनों प्रकार की परीक्षा पास हो जाते हैं, लिखित भी और शारीरिक प्रवीणता भी, तो इसके बाद आपका शारीरिक मापतोल होगा। शारीरिक मापतोल से क्या आशय है? शारीरिक मापतोल में आपकी लंबाई और पुरुष कैंडिडेट के मामले में सीने आदि की जो माप की जाएगी वो यहाँ पर तय होगा। अगर आप शारीरिक मापतोल में, लंबाई में आदि में सफल हो जाते हैं तो आगे आपके चयन की व्यवस्था होगी। अगर यहाँ पर असफल हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी कमी रह जाती है हाइट वगैरह में, और लिखित परीक्षा का परिश्रम, शारीरिक दक्षता का परिश्रम हमारा निरर्थक एक तरह से हो जाता है, तो पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि 168 सेंटीमीटर आदि जो इसमें लंबाई पूर्व में आपको बता दी गई है वह आपकी है, तो ही आप इसके लिए आगे बढ़िए। यदि शारीरिक मापतोल से आप असंतुष्ट होते हैं, यानी आपको लगता है कि नहीं मैं तो इतनी हाइट रखता हूँ जितनी मांगी गई है, लेकिन कुछ मापतोल में कुछ तो भी अनियमितता हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप 500 रुपये का शुल्क देकर वहीं पर उसी दिन अपील कर सकते हैं। अगर आप अपील करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका पुनः मापतोल किया जाता है और उसमें अगर आप सफल हो जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है साथियों, तो यह आप देख सकते हैं। इसके लिए एक बाकायदा बोर्ड बनता है और वो बोर्ड निश्चय करता है कि भाई अपील की है इस युवक ने, अब इसकी एक बार पुनः जांच की जाए। अच्छा, इसके बाद आपकी पूरी वीडियोग्राफी बनती है और सब तरह की चीज़ें होती है और आपको पूरी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, अब अगर आप असफल रहे तो इसका मतलब है कि आप में कमी है, और अगर आप में कोई कमी नहीं है तो बोर्ड के सामने आप सफल हो ही जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं दक्षता परीक्षा की। 2 ट्रेड ऐसे हैं, कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल बैंड, जिसमें आगे चलकर आपको अपनी कुशलता का परिचय भी देना होगा। यानी आप ड्राइविंग करने में और बैंड के वादन में निपुण है या नहीं, इसकी दक्षता की परीक्षा होगी। यह 30 अंकों की परीक्षा होती है। तो इस प्रकार से आप इस परीक्षा में शामिल होंगे और गुजरेंगे। दक्षता परीक्षा में भी जो अंक आपको मिलेंगे ना, इन अंकों को भी फाइनल मेरिट बनाने में या अंतिम चयन करने में आपको गिना जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कुशल ड्राइवर हैं या कुशल बैंड वादक हैं। जब आपकी दक्षता परीक्षा होगी तो क्या पूछा जाएगा आपसे? वाहनों
की तकनीकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उनका रखरखाव कैसे होगा, आपसे वाहन चलवाया जाएगा और उसकी परीक्षा ली जाएगी। अगर आप बैंड के लिए हैं तो ऐसी स्थिति में बैंड से संबंधित जितने भी वाद्य यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनकी तकनीकी जानकारी होना चाहिए, उनके रखरखाव और उनकी धुनों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि पुलिस बैंड विभिन्न अवसरों पर किस प्रकार की धुनों का वादन करता है। ठीक है, इस तरह से आप इन परीक्षाओं से गुजरेंगे। एक अपन ने और बात की थी कि विशेष योग्यता हेतु भी आप कुछ अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या है? एनसीसी है। एनसीसी में 3 प्रकार के प्रमाण पत्र होते हैं। सी प्रमाण पत्र सबसे बेहतर माना जाता है, उसके लिए 10 अंक है। बी प्रमाण पत्र के लिए 8 अंक है और ए प्रमाण पत्र के लिए 6 अंक है। तो यदि आप एनसीसी के कैडेट रहे हैं और आपके पास इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र है तो आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अभी स्कूल कॉलेज में आए हैं तो आपको एनसीसी ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए, यदि आपका लक्ष्य पुलिस सेवा में जाना है तो। होमगार्ड आप रहे हैं तो सेवा अवधि के आधार पर आपको विशेष योग्यता अंक आवंटित किए जाएंगे। यदि आप निरंतर 3 वर्ष तक होमगार्ड के रूप में सेवा दे चुके हैं तो 10 अंक, 2 वर्ष तक सेवा दे चुके हैं तो 8 अंक और 1 वर्ष तक सेवा दे चुके हैं तो 6 अंक। यदि आपके पास पुलिस से संबंधित किसी विषय में डिप्लोमा या उपाधि है तो उसके लिए भी अंक मिलते हैं। जैसे आपने अगर क्रिमिनोलॉजी यानी अपराध शास्त्र में एमए या एमएससी किया है, या साइबर सुरक्षा में या इससे संबंधित किसी विषय में मास्टर डिग्री है तो 10 अंक मिलेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में आपने बीए किया है या एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है तो आपको 8 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। इन विषयों में डिप्लोमा किया है यानी डिग्री न करते हुए डिप्लोमा किया है तो 6 अंक आपको मिलेंगे। क्रिमिनोलॉजी में या साइबर सुरक्षा में, सिक्योरिटी मैनेजमेंट आदि में कोई डिप्लोमा करने पर भी आपको 6 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से अपनी योग्यता को आप बढ़ाकर रखिए। ये सब महत्वपूर्ण बातें थी पुलिस कांस्टेबल की बड़े पैमाने पर निकली भर्ती के संबंध में। आशा है आपको सभी बातें समझ में आई होगी। यदि आप इस परीक्षा की तैयारी को लेकर कोई प्रश्न अपने मस्तिष्क में पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख दीजिए। हम यथासंभव समय निकालकर उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे, या तो कमेंट के ज़रिए, और यदि वह प्रश्न ज़्यादा व्याख्या की अपेक्षा करता है तो पृथक से वीडियो बनाकर भी आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। यह वीडियो अपने उन समस्त साथियों तक साझा करके पहुंचवा दीजिए जिनका उद्देश्य खाकी वर्दी पहनकर देश की सेवा करना है, ताकि वे भी इस अवसर का लाभ उठा सके और राजस्थान कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सके। मुझे ये बहुत ही उपयोगी बात साझा करने का मौका मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल के प्लेटफॉर्म की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि राज्यों की सीमा से परे जाकर आप अपनी काबिलियत को आजमाइए और सफल होकर सेवा कीजिए। संपूर्ण भारत भूमि आपकी और हमारी ही है। कहीं पर भी हम सेवा करके देश सेवा कर सकेंगे और साथ ही साथ अपना जीवन यापन भी सम्मानजनक ढंग से कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक। आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा और आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरकर तथा परीक्षा में शामिल होकर इस अवसर का लाभ उठाएंगे। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी पुश करें। यह चैनल आपके करियर एडवांसमेंट का सच्चा साथी सिद्ध होगा। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।